हेलो। वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज हम लोग 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं, के बारे में बात करेंगे और समझेंगे इसको। पहले मैं विदाउट एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट्स भी होते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दैट ट्रायल बैलेंस या ईयर एंड में आपको बताया जाता है और आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए बनाना पड़ता है। इसको फाइनल अकाउंट भी कहा जाता है। फाइनल अकाउंट क्यों किया जाता है? इसलिए कि ये फिनेंशियल जो साइकिल है या जो प्रोसेस है उसका फाइनल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट। चूँकि हम फाइनल अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि हमको बिजनेस के परफॉर्मेंस और पोजीशन का पता चले, एक निश्चित अवधि में उसके परफॉर्मेंस की और एक खास दिन उसके परफॉर्मेंस का पता चले। हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी भी बिजनेस का परफॉर्मेंस या उसका रिजल्ट एक खास अवधि में, जो अक्सर 12 मंथ्स का होता है, 1 ईयर का होता है, या अगर कोई नया बिजनेस है तो कम अवधि का भी हो सकता है, जो उसका क्लोजिंग डेट होगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू क्लोजिंग डेट होगा, एक खास पीरियड का, और एक किसी खास पीरियड का परफॉर्मेंस क्या है या रिजल्ट क्या है ये बताता है, या नहीं, और एक खास तिथि को या पॉइंट ऑफ टाइम को उस बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उसके पास कितने का एसेट है, कितने की लायबिलिटी है, एसेट और लायबिलिटी के क्या नेचर हैं, ये बताता है। खास तिथि, खास दिन, ऑन ए डे और एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों बातें की जाती हैं। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इसलिए की जाती है कि आज के दिन में हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और क्लिक ऑफ बटन से हमारा फाइनल अकाउंट का लास्ट फिगर बनता है, जो अक्सर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट डे का क्लोजिंग टाइम होता है। तो उसी को हम लोग फाइनेंशियल टाइम होता है। अब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोगों ने समझ लिया जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस और पोजीशन बताता है। परफॉर्मेंस एक पीरियड के लिए बताता है, पोजीशन किसी खास डेट को बताता है। इसके अंतर्गत मूलतः हम लोग 3 तरह के अकाउंट्स, 3 तरह के की चीज़ें बनाते हैं, जिसमें 2 अकाउंट्स है और एक स्टेटमेंट। इसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंतर्गत, और एक बैलेंस शीट बनाते हैं या उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। आम रूप से बैलेंस शीट काफ़ी प्रचलित है। बैलेंस शीट कहते हैं जो किसी खास, अब एक एक करके हम तीनों के बारे में बात कर लें। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट किसी बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट असर्टेन करने के लिए, मतलब जो उसका प्रमुख बिजनेस है, जो मुख्य बिजनेस है, उससे क्या प्रॉफिट बिजनेस को हुआ या लॉस हुआ, वो असर्टेन करने के लिए बनाया जाता है। अब बिजनेस जो मुख्य होता है उसके अतिरिक्त भी बिजनेस में कई तरह के खर्च होते हैं और कई तरह की आमदनियाँ भी हो सकती हैं। तो उस बिजनेस, उस खर्च और उन आमदनी को इनकॉर्पोरेट करते हुए जो एक दूसरा अकाउंट बनाया जाता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं।
और ये अक्सरहा नेट प्रॉफिट एसर्टेन करने के लिए, बताने के लिए बनाया जाता है। तीसरी एक चीज़ है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसी खास फर्म के, और ये जो दोनों अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो किसी खास पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, एक सर्टेन पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, जो अक्सर 12 मंथ्स के होते हैं। ईयर एंड के अंत, एक क्लोजिंग ईयर एंड के 12 मंथ्स के एक अकाउंटिंग ईयर के होते हैं। बैलेंस शीट ईयर एंड के किसी खास डेट को बनाया जाता है, जिसमें उस फर्म के फिनेंशियल पोजीशन, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल को शो किया जाता है एक स्पेसिफिक दिन को। ठीक है, तो उसको हम लोग बैलेंस शीट करते हैं। अब इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कैसे इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। Financial statements are statements showing the results of business activities during an accounting period and the financial position of a business entity on a certain date. क्लियर है? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी बिजनेस का रिजल्ट, बिजनेस का के एक्टिविटीज़ का रिजल्ट एक खास पीरियड के अंतर्गत बताता है, और उसका फिनेंशियल पोजीशन एक खास दिन को बताता है। दे कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, नेमली, दो ही मैंने यहाँ लिखा है इसलिए कि मैंने 2 अकाउंट को एक ही में कंक्लूड कर रहा हूँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों को, क्योंकि दोनों को मिला करके हम लोग एक नाम रखते हैं, इनकम स्टेटमेंट्स उसका नाम होता है। अगर इनकम स्टेटमेंट हमको बनाने के लिए कहा जाता है तो हम दोनों मिला के बनाएंगे। हमको ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और नेसेसरी जो फिगर होगा वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या है हम लोग देखते हैं। इट ascertains the result of business activities in the form of gross profit oblique loss. ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो किसी बिजनेस एक्टिविटी का ग्रॉस प्रॉफिट एक खास पीरियड में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर कम का भी हो सकता है, जो अगर स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट नया बिजनेस है तो एक अकाउंटिंग ईयर का या एक पीरियड का, एक खास पीरियड का अकाउंटिंग ईयर, हाँ विषय है, वो खास पीरियड का रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट बताता है। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ascertain the result of business active in the result of business activity, the result of business activities in the form of net profit oblique loss of the business during an accounting year. क्लियर हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट हमको ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस बताता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट और लॉस बताता है एक अकाउंटिंग पीरियड का, एक अकाउंटिंग ईयर का। अब बैलेंस शीट क्या है। स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन या पोजीशन स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं बैलेंस शीट को। इट शोड पोजीशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, फिनेंशियल पोजीशन on a specified date, that is at the end of an accounting year. ठीक है, ये किसी बिजनेस के एसेट का क्या पोजीशन है, लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है, और कैपिटल, अलॉन्ग विथ कैपिटल भी लायबिलिटी माना जाता है बिजनेस का ऑनर के प्रति, लेकिन इसको कैपिटल कभी कभी लायबिलिटीज एंड कैपिटल कहते हैं। तो ये कि किसी खास स्पेसिफाइड डेट को बनाया जाता है, जो अक्सर हाँ साल का अंतिम दिन होता है। ये हमारा बैलेंस शीट हुआ। अब एक एक करके कैसे कैसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट असर्टेन करते हैं, नेट प्रॉफिट असर्टेन करते हैं, और फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ये हम लोग
देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, लिखते हैं नीचे, ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर लिखेंगे, फिर फॉर द ईयर एंडिंग लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में किसी का नाम है तो आप लिख सकते हैं ऊपर उसका नाम। अब ट्रेडिंग अकाउंट में एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट यही होता है, 4 कॉलम होते हैं, एक पार्टिकुलर्स के लिए, एक अमाउंट के लिए, फिर पार्टिकुलर्स के लिए और अमाउंट के लिए। 2 भाग होते हैं, एक डेबिट भाग, एक क्रेडिट भाग, जैसे आम अकाउंट आप बनाते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कुछ खास चीज़ें हम लोग देख लें। ट्रेडिंग अकाउंट, ये डिस्क्रिप्शन देखने के पहले, ट्रेडिंग अकाउंट डिटरमिन्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बताता है। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बताता है, डेफिनेशन में भी। इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हम लोगों ने जो पहले पढ़ा है, दैट क्लासिक ये दैट इंग्लिश रूल, या जिसको गोल्डन रूल कहते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और दैट पर्सनल अकाउंट करके जो हम लोगों ने ये किया था, अकाउंट्स का डिवीज़न किया था, बाइफर्केशन की क्लासिफिकेशन किया था, काइंड्स बताया था। तो उसमें एक नॉर्मल अकाउंट है जिसमें क्या क्या आता है, सारे एक्सपेंसेस आते हैं और सारे इनकम आते हैं। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए कि इसमें एक्सपेंसेस और इनकम ही लिखे जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम ही लिखे जाते हैं। और लिखा हुआ भी है, सो इट इंक्लूड्स ओनली नॉमिनल अकाउंट्स। इसमें सिर्फ नॉमिनल अकाउंट का ही ट्रेडिंग अकाउंट में लेखा किया जाता है, मतलब रियल और पर्सनल अकाउंट का लेखा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं किया जाता है। ये मूल बात है, ये बात हमको याद रखनी चाहिए, ठीक है। उसमें भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रेडिंग ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग, चाहे ट्रेडिंग इकाई हो या मैन्युफैक्चरिंग इकाई हो। मैन्युफैक्चरिंग इकाई में जब तक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा जाता है, तब तक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाते हैं। तो उसमें उसके सारे डायरेक्ट जितने एक्सपेंसेस हैं उसको हम लोग डेबिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, आर डेबिटेड टू इट। ऑल डायरेक्ट इनकम्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग आर क्रेडिटेड टू इट। इसमें जितने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग के इनकम होते हैं, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट, उसको क्रेडिट किया जाता है। इट्स बैलेंस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा चूँकि हमको नेट प्रॉफिट भी सर्टेन करना है, इसलिए इसके बैलेंस को, चाहे डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, इसके दोनों बैलेंस आ सकते हैं। इसके डेबिट बैलेंस भी आ सकते हैं, इसके क्रेडिट बैलेंस भी आ सकते हैं। तो जो भी बैलेंस हो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में यही महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम लोग फॉर्मेट तो हम लोगों ने बात की थी, 4 फॉर्मेट होते हैं, 4 कॉलम होते हैं, और उसके बाद हम एक आइटम की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक किसी भी संस्थान के क्लोजिंग डेट का जो बैलेंस होता है वही अगले साल ओपनिंग बैलेंस के रूप में उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे जाते हैं। जो स्टॉक होता है वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है। क्लोजिंग डेट को जो भी स्टॉक होता है तो उसके अंतिम दिन को, साल के अंतिम दिन को, वही ओपनिंग स्टॉक उसके बिगिनिंग डेट को हो जाता है। तो उसको लिखते हैं। क्वेश्चन में हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, या तो ओपनिंग स्टॉक लिखा रहेगा या ओपनिंग डेट का दिन दिया रहेगा, डेट दिया रहेगा। उसके बाद हम लोग परचेजेज लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद टू परचेजेज। परचेजेज चूँकि बिजनेस होगा तो परचेज होगा, चाहे ट्रेडिंग होगा या मैन्युफैक्चरिंग होगा, कुछ भी होगा उसमें परचेजेज तो होगा, तो परचेजेज लिखते हैं। अब परचेज होगा तो परचेज रिटर्न भी होगा ही, तो जो परचेजेज रिटर्न होता है उसको परचेजेज में से ही माइनस कर लेते हैं। परचेजेज को हम लोग इनर कोनल में नहीं लिखते हैं अमाउंट को,
इसको बाहर के कॉलम में नहीं निकालते हैं, हम बाहर के कॉलम में जो जब नेट परचेजेज आता है उसको निकालते हैं। उसमें से माइनस करेंगे क्या, परचेजेज रिटर्न्स। परचेजेज रिटर्न्स को हम लोग रिटर्न्स आउटवार्ड भी कहते हैं। तो परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे या रिटर्न आउटवार्ड को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, नेट प्रॉफिट। इसकी चर्चा हम नीचे करेंगे, 1-2 दिया हुआ है, हम एक एक करके फिर बाद में बात करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेज में कौन कौन से आइटम आते हैं उसकी भी चर्चा थोड़ी सी हम कर लेंगे। ऐसे मूल रूप से ये समझना ज़रूरी है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के, जो उसके अर्निंग के लिए, उसके डायरेक्ट इनकम के लिए डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग सेल्स क्रेडिट साइड में आते हैं। क्रेडिट साइड में चूँकि इनकम का प्रमुख स्रोत हमारा सेल्स होता है तो बाई सेल्स लिखते हैं। अब सेल्स होगा तो सेल्स रिटर्न भी होगा। सेल्स रिटर्न होगा जो हमारी चीज़ें डिफेक्टिव हो गई किसी ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की, तो वो लौट के आएंगी, तो हमको सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ता है, या उसको रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं, उसको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, और माइनस करके जो आता है उसको हम लोग नेट सेल्स कहते हैं। हम लोगों ने इसकी चर्चा की है, 3rd पॉइंट में हम आप इसके बारे में बात करेंगे आपसे। तो ये अमाउंट आता है जो टोटल सेल्स होता है, उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस करने के बाद जो फिगर आता है उसको हम लोग नेट सेल्स कहते हैं और यहाँ दिखाते हैं। और एक और अमाउंट होता है बाई क्लोजिंग स्टॉक। अगर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ हो हमको फाइनल अकाउंट बनाने के लिए या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए या दैट ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत नहीं दिया जाता है, बाहर ये इन्फॉर्मेशन हमको रहता है। क्योंकि ये भी हमारे क्लोजिंग स्टॉक जो होता है हमारे डायरेक्ट इनकम का भाग है, तो इसको भी इसमें दिखाया जाता है क्रेडिट साइड में। फिर हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग का वही तरीका है जो हम लोग अकाउंट्स के बैलेंस के बारे में सीखे हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि रफ में कि डेबिट साइड अधिक है या क्रेडिट साइड अधिक है। अगर डेबिट साइड अधिक है तो डेबिट साइड का पहले टोटल करके यहाँ लिख देते हैं और तब हमको, और वही टोटल यहाँ लिख देते हैं, फिर हमको बाई ग्रॉस लॉस आएगा, इसको हम ट्रांसफ़र कर दें। अगर डेबिट अधिक है और इसमें एक्सपेंसेस लिख रहे हैं तो मतलब लॉस है, तो लॉस आएगा तो लॉस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसी तरह अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उसका टोटल यहाँ लिखते हैं, यही अमाउंट यहाँ लिखते हैं और फिर बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग जो फिगर होगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारा जो इनकम होगा डायरेक्ट उससे हमारा एक्सपेंसेस कम होगा तो यहाँ प्रॉफिट होगा, तो उसको भी हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, इसलिए 50-50 यहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। अब हम लोग जो पॉइंट दिए हैं यहाँ एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। नेट परचेजेज क्या है, इस अमाउंट को क्या कहते हैं, जो यहाँ अमाउंट आएगा, ये जो अमाउंट आएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेट परचेजेज। नेट परचेजेज, तो नेट परचेज क्या होता है, टोटल परचेजेज और ग्रॉस परचेजेज, ये शब्द यूज होते हैं कभी कभी क्वेश्चन में, माइनस रिटर्न आउटवर्ड और परचेजेज रिटर्न्स, ये दोनों में से कोई शब्द यूज हो सकता है। अब लोग दूसरा देखते हैं, नेट सेल्स क्या होता है। इसको सेल्स को ग्रॉस सेल्स भी कभी कभी लिखा रहता है, माइनस और टोटल सेल्स लिखा रहता है माइनस सेल्स रिटर्न, या रिटर्न इनवार्ड्स कहा जाता है, रिटर्न इनवार्ड कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसको नेट सेल्स कहते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में नेट सेल्स दिया होगा तो फिर परचेजेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का कोई नेट सेल्स दिया होगा तो कोई फिर सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उसी तरह नेट परचेजेज दिया होगा तो परचेजेज रिटर्न्स या रिटर्न्स
आउटवार्ड का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब हम लोगों ने पहला और तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब दूसरा पॉइंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। अब ध्यान दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? वेजेज, जो प्रोडक्शन करने पर या अगर ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग में जो डायरेक्ट वेजेज के तौर पर हम लोग देते हैं, या वेजेज के बदले में कभी कभी वेजेज एंड सैलरीज भी लिखा रहता है। वेजेज एंड सैलरीज भी लिखा रहता है। हमने इसमें दोनों ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन के आइटम्स इंक्लूड किए हैं आपकी सुविधा के लिए। अब अगर वेजेज एंड सैलरी लिखा है तो इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। सैलरी एंड वेजेज अगर लिखा है तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। सिर्फ वेजेज लिखा है तो हम लोग इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। एक्सपेंसेस डायरेक्टली, अच्छा अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको कहते हैं, इसका डिफिनेशन है ये। एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, उसको डायरेक्ट आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें फ्रेट आता है। फ्रेट हम जानते हैं, चाहे ट्रेडिंग में गुड्स मंगाएं खरीद करके जो हमको बेचना है, या मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल या अदर गुड्स मंगाएं, उसमें कैरेज भी लगता है। कैरेज मतलब होता है भाड़ा। कैरेज इन वर्ड भी इसमें यूज होता है। कैरेज अनपरचेजेज वर्ड भी यूज होता है। कार्टेज भी यूज होता है। कार्टेज लंबी दूरी के नहीं, छोटी दूरी के लिए या जो बुलाई वगैरह खर्चा होता है इसको कार्टेज कहते हैं। ये वो वर्ड यूज होता है। गैस फ्यूल पावर आप समझते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा ये तो ट्रेडिंग में भी लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी लगेगा। वेजेज ट्रेडिंग में भी लगेगा और मैन्युफैक्चरिंग में भी लगेगा। गैस फ्यूल पावर ये अक्सर जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं। गैस समझते हैं आप, जो गैस प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, स्टीम वगैरह बनाने के लिए, या फ्यूल कोई कोल वगैरह होता है, या पावर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो होता है। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय क्या है? ये एक लोकल टैक्स है जो इम्पोज होता है म्यूनिसिपल कमेटी के द्वारा व्हेन गुड्स इंटर इन द सिटी। गुड्स जब इंटर होता है सिटी में तो वो लोकल बॉडीज़ के द्वारा लगाया जाता है। एक चीज़ और होता है पैकेजिंग, याद रखने की चीज़ है। देखिए पैकिंग जो होगा वो नेट प्रॉफिट में आएगा, क्योंकि पैकिंग तब करते हैं हम सेव करते हैं। लेकिन पैकेजिंग का मतलब होता है कि इसको पैकेबल, इसको ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग, जैसे मेडिसिन वगैरह होता है तो मेडिसिन वगैरह तो हम लोग टैबलेट फॉर्म में तो उसको डिस्प्ले नहीं करते हैं, उसको पैकेज करते हैं। पैकेज करते हैं मतलब बोतल में पैकेज करते हैं, या स्ट्रिप में उसको स्ट्रिपिंग करते हैं। उसी तरह जितने भी मैन्युफैक्चरड गुड्स हैं उनका पैकेजिंग होता है। वो पैकेजिंग का मतलब पैकिंग नहीं होता है। पैकिंग मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हमारा जो बायर है वो खरीदा और उसको उसके घर तक पहुंचाने के लिए, या उसके जो स्थान है वहाँ तक पहुंचाने के लिए जो पैक करते हैं वो पैकेज हुआ। पैकेजिंग का मतलब हुआ कि उस तरह के छोटे छोटे पैकेट में उसको बनाना। बिस्किट का पैकेट है, दैट ऑयल का बोतल है, ये सब पैकेजिंग में आता है। तो पैकेजिंग और पैकिंग में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज स्पष्ट है। मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेज हैं, कस्टम, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेज, ये जो इंपोर्ट होंगी चीज़ें, तो इंपोर्ट जब चीज़ें खरीदी जाती हैं तभी ये सब लगती हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी उसको कहते हैं, कस्टम भी कहते हैं, या डॉक और क्लियरिंग चार्जेज, जो बंदरगाह पर सामान आता है और उसको क्लियर करा करके हमको लाने में जो पैसा लगता है वो। एक्साइज ड्यूटी पहले लगता था, हो सकता है क्वेश्चन में हो तो इसलिए मैंने लिख दिया है। फैक्ट्री रेंट, अगर रेंट में फैक्ट्री सब जुटा हुआ है तब इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। या लाइटिंग में रेंट फैक्ट्री सब जुटा हुआ है तब लगाते हैं। दैट इंश्योरेंस में फैक्ट्री सब लिखा हुआ है तब इसको ट्रेडिंग में लिखते हैं। अगर नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, ना फैक्ट्री लिखा है ना ऑफिस लिखा है, तो इसको हम लोग जनरल दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं मानते हैं। अगर स्पष्ट फैक्ट्री लिखा है तब मानते हैं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट का है। ऑफिस लिखा हुआ है तो इसको मानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। उसी तरह रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होता है?
जब हम उस तरह का बिजनेस करते हैं, जैसे माइनिंग वगैरह में बिजनेस करते हैं, दैट ब्रिक मेकिंग का बिजनेस है, दैट उस तरह की जो ब्रिक इंडस्ट्री अगर हमारे पास है और हम माइंस का यूज़ करते हैं या दैट मड वगैरह यूज़ करते हैं, जो अर्थ वगैरह का यूज़ करते हैं, वैसी स्थिति में हमको रॉयल्टी देना पड़ता है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक भाग है, इसको भी लिखते हैं। जब हमारे यहाँ प्लांट एंड मशीनरी होता है बड़ा बड़ा, तो उसमें लुब्रिकेंट्स वगैरह, वेस्टेज कॉटन वगैरह लगता है, जो हमारे प्रोडक्शन का ही भाग होता है, वेस्ट कॉटन वगैरह लगता है, इसको भी हम लोग यही यूज़ करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई अदर डायरेक्ट एक्सपेंस चार्जेज लिखा हो या हमको लगता है कि ये डायरेक्टली रिलेटेड है किसी न किसी तरह, तो इसको उसमें लिखते हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है इस फॉर्मेट में, दैट इज थर्ड। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है कुछ इसको जो फॉर्मूला, इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन कभी कभी आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसको कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसको कहते हैं? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट सेल्स हमारा क्या हुआ? ये जो अमाउंट हुआ, इसमें से अगर ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग घटा देंगे, तो यही जो तीनों का टोटल आएगा, वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। वही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। अब दूसरा इसका एक फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस नेट परचेजेज, ये अमाउंट, ठीक है, माइनस करके, परचेज रिटर्न माइनस करके, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको प्लस कीजिए, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कीजिए। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने से हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने से उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इसको कहते हैं, ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकाला जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये फॉर्मूला के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ये फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में से इन दोनों में से टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखा जाएगा या बाई ग्रॉस लॉस लिखा जाएगा। ये दोनों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जब ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे तो किसी बिजनेस का या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता है ना, तो दोनों में से कोई एक ही लिखते हैं। अब एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं जल्दी। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ये सब आइटम कुछ लिखे हुए हैं। हम कैसे बनाते हैं? फॉर्मेट मैंने पहले ही बना दिया है, इसलिए बना दिया है कि समय कम से कम लगे। तो हम लोग सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग। इसमें नाम किसी का नहीं दिखा हुआ है तो सिर्फ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2020। ठीक है, 2020। अब ये एक हम लोग नॉमिनल अकाउंट बताएं तो डेबिट क्रेडिट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट होगा। इसमें पार्टिकुलर्स फॉर्मेट में मैंने बताया है, पार्टिकुलर लिखेंगे, इसमें अमाउंट लिखेंगे, इसमें रुपीज़ लिखेंगे, इसमें भी पार्टिकुलर्स लिखेंगे, इसमें अमाउंट लिखेंगे और रुपीज़ लिखेंगे। अब जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। ये स्टॉक लिखा हुआ है तो 1/4/2019 का है, तो ये इस भाषा में भी लिख सकते हैं या ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं। सबसे पहले टू स्टॉक 1/4/2020, ठीक, 19 सॉरी,
1/4/2019, ठीक है, या 2019 2019 कितना है 13,500। यहाँ अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 13,500। दूसरा है परचेजेज, तो यहाँ लिखेंगे टू परचेजेज। अमाउंट हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे, यहाँ रुपीज़ लिख देंगे 40,300। 40,300 लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं, इनवर्ड सेल्स के साथ करेंगे। ये आउटवर्ड मतलब हमारे यहाँ से बाहर रिटर्न किया जा रहा है, मतलब गुड्स डिफेक्टिव है उसको बाहर लिया जा रहा है, तो हम इसको माइनस करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। चलिए हम एक एक करके देखते हैं, फिर हम सेल्स लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई सेल्स, रुपीज़ यहाँ लिख देंगे, कितना अमाउंट है सेल्स का 80,400। 80,400। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि रिटर्न आउटवर्ड इनवर्ड है कि नहीं, तब हम लोग इसको इनर कॉलम में लिखें, नहीं तो सीधे बाहर कॉलम में भी लिख सकते हैं। चूँकि मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो पढ़ा हुआ भी होगा, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। आप पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे, तो फिर यहाँ बाई दैट लेस क्या होगा वो हम लोग लिखेंगे जो समय आएगा। अब आ ही गया समय, रिटर्न इनवर्ड 1,400 लेस रिटर्न्स इनवर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1,400, ये कितना आया 79,000 हमारा नेट सेल्स आया, ये हमारा नेट सेल्स। तो फॉर्मूला जो दिया हुआ है नेट सेल्स का वो यही अमाउंट होगा, ना कि ये अमाउंट होगा। और आगे बढ़ते हैं, रिटर्न आउटवर्ड है तो यहाँ ये भी मिल गया, लेस रिटर्न्स आउटवर्ड, ये कितना है 1,300। नेट अमाउंट हमारा क्या आएगा 339,000, ये हमारा लेस परचेज हो गया। फिर कैरेज है, कैरेज हम जानते हैं फेट की तरह का आइटम है एक, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो कैरेज लिखेंगे 6,000। फिर ऑक्ट्रॉय भी टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स है, म्यूनिसिपल के द्वारा लगाया जाता है, तो ऑक्ट्रॉय लिखेंगे, ये कितना है 1,000। फिर स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 31/3/2000, तो ये क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई स्टॉक शब्द लिखा है तो वही भाषा यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, या क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं। ये हुआ 31/3/2020। अमाउंट कितना है 15,700। 15,700। नेक्स्ट आएंगे फ्रेट, तो यहाँ टू फ्रेट लिखेंगे, ये अमाउंट आया 4,500। फिर इंपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट तो कोई परचेज पर ही लगता है, परचेज करते हैं मतलब इंपोर्ट करते हैं, मतलब परचेज करते हैं, इंपोर्ट करके जब बाहर से विदेश से माल मंगाते हैं तो उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। इंपोर्ट ड्यूटी मेन कंसर्न है कि ये परचेज से संबंधित है। वेजेज एंड सैलरी, हाँ मैंने बताया कि वेजेज अगर सैलरी हो तो इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, सैलरी एंड वेजेज हो तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, तो यहाँ वेजेज एंड सैलरी है, वेजेज एंड सैलरीज 10,300। ऑफिस रेंट इसमें नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, ये ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट will be shown
इन P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेंट फॉर रुपीज़ कितना है? 2000। अच्छा, वेजेस हमारा हो गया। ऑफिस रेंट नहीं आएगा, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेज ये आएगा। ये प्रोडक्टिव एक्सपेंसेज होता है कि अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेज होता है? तो अनप्रोडक्टिव हमारा पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेज, आप कुछ चीज़ें आप कहेंगे कि याद रखनी पड़ेगी। हाँ, याद तो रखनी पड़ेगी। 3000 धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्री रेंट ये भी ज़रूरी है। टू फैक्ट्री रेंट स्पष्ट लिखा हुआ है, सिर्फ रेंट लिखा रहता तो हम इसको पीएल में लिखते हैं। कितना है? 4700। ठीक है। फिर हमारे पास है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है हमको पता है, चर्चा की थी अभी हमने थोड़ी देर पहले। रॉयल्टी पेड, जो वर्ड यूज है वो पूरा वर्ड लिख सकते हैं, अकाउंट बाद में भी लिख सकते हैं। ये 2500। अब सारे आइटम हम लोगों ने ले लिए, तो अब इसका बैलेंसिंग करेंगे। अब पहले रफ में ये टोटल कर लेंगे, ये टोटल कर लेंगे। दोनों टोटल करते हैं तो हमको ये टोटल ही ज़्यादा आता है, तो इसी टोटल को पहले लिखेंगे 94,700। यहाँ लिखेंगे, नीचे डबल लाइन देने की परंपरा है। 94,700 क्योंकि साइड ज़्यादा है तो हमारा क्या होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा। यहाँ क्या लिखेंगे? अच्छा, अब कितना अमाउंट आएगा ये हम लिख लेंगे। हमारा आएगा 8200। अब आप इसको प्लस कर लें, ये जीरो हुआ, ये पूरा जीरो हुआ, मैंने निकाल दी था पहले। 5 5 10 और 3 13 और 7 20 और 5 25 और 2 27। इन हैंड हुआ 2 3 5 और 9 14 6 20 21 25 27 30 34 36 और 8 44। इन हैंड हुआ 4 और 1 5 और 3 44 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, 8200। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपकी सुविधा के लिए मैंने पूरा फॉर्म लिखा है। पीएल अकाउंट भी लिख सकते हैं, टीएफडी भी लिख सकते हैं ट्रांसफर का। ये 8200 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।